Hello everyone, welcome to day 8 crash course of commerce. So today we will discuss about marketing management unit. So let us start. तो देखिए ये आपका कंप्लीट मार्केटिंग का सिलेबस है यूनिट 8 का, जिसमें कि आपका मार्केटिंग की जो है बेसिक चीजें, जो भी मार्केटिंग की बेसिक टर्म्स होती हैं, वहां से लेके आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तक यहाँ पे कंप्लीट जो यूनिट है वो एक तरह से एक सिंगल टॉपिक भी मैं बोलूंगी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन सर्विस मार्केट जो इसका टॉपिक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यहीं से आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो उसमें से अगर 3-4 क्वेश्चंस बनते हैं तो आप एक भी क्वेश्चंस को ठीक से जो है मार्क नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे जो है स्कोर नहीं हो पाएगा आपका। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से भी जनरली आपसे 10 to 12 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जनरली इतने क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो अपने आप पे बहुत वाइड है एक मार्केटिंग। तो आई होप मार्केटिंग की जो है एक परफेक्ट नॉलेज मैं बोलूंगी कि बहुत जरूरी होती है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। और अगर हमारा टारगेट जेआरएफ है तो जेआरएफ के लिए मैं आज तक मैंने नहीं बोला है किसी भी क्रैश कोर्स में कि ये यूनिट आप स्किप कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हर एक यूनिट अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी यूनिट स्किप नहीं करनी है। तो आज भी हम क्या करेंगे, यूनिट 8 जैसे हम कर रहे हैं, तो आज का जो टारगेट रहेगा सबका वो यही रहेगा कि जो यहाँ पे टॉपिक कराए जा रहे हैं वो उनके नोट्स बना लीजिए, और जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं उन सबके नोट्स बना लीजिए, सो डेट आप आज इस यूनिट को कंप्लीट कर दें। ठीक है, कि ताकि बस जो एग्जाम के टाइम है आपको इसकी रिवीजन चाहिए है, तो रिवीजन आप जो है साथ के साथ डेली भी कर सकते हैं इसकी, जो भी आप नोट्स बनाते हैं, जो भी आपके नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो लेट अस डिस्कस मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के कंसेप्ट क्या है, क्या क्या अप्रोचेस है, कौन कौन से मार्केटिंग के चैनल्स हैं, तो ये अपने आप में ही फर्स्ट टॉपिक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब आप मार्केट को डिवाइड कर देते हैं, जब आप मार्केट को जो है होमोजीनियस नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, जिनकी सेम नीड्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिनके डिफरेंट नीड्स हैं उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो फिर उन पे जो आप टारगेट करते हैं कि आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, किस ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, उनको फिर पोजिशनिंग देना, डेट इज मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो यहां से भी ये जो टॉपिक है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यहां से कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। इवन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आता है, हम पढ़ेंगे अभी कॉन्सेप्ट कि जैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था, फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, सेलिंग कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है फिर कस्टमर ओरिएंटेड जो है जो आपके कॉन्सेप्ट आए हैं। ठीक है, तो जैसे कि कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। आई होप जो बेसिक मीनिंग होता है, जो बेसिक डेफिनेशन होती है एक मार्केटिंग की, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो एक बार बता देते हैं, जो मार्केटिंग है वो मार्केट ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड्स मार्केटस हैविंग अ वर्ब मर्करी, जिसका मतलब होता है मर्चेंडाइज। राइट, जो है मार्केटस का जो बेसिक मीनिंग अगर देखें, दैट इज मर्चेंडाइज वेयर टैरिफ ट्रेड और प्लेस। ठीक है, कोई भी ट्रेड या प्लेस जहां पे बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, दैट इज मार्केट। ठीक है, अब सीधा इसके जो है हम कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। तो कुछ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और कुछ जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्टली जब हम देखें तो जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था वो पहले था आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या बोला गया था कि जो कुछ भी आप बना रहे हैं वो सब आपका सेल हो जाएगा। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी थी, इसको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। तो ये आया था 1930 में। इसकी अजम्पशंस थी एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड। जो भी आपने बनाया, जितना भी प्रोडक्शन किया, जो भी बनाया आपने, वो सब सेल हो जाएगा, वो सब मार्केट में सेल हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं आपके पास। मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन। अब ये कॉस्ट को भी जो है ध्यान में रखते थे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डाउन रखते थे, बट जो है यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पे उनको पता था हम जो कुछ भी बना देंगे वो सब सेल हो जाएगा, तो वो क्यों क्वालिटी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन कंसेप्ट ये था।
अब आ जाता है, फिर आता है आपका सेल्स ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रोडक्शन पे ये था, फोकस किया जाता था। फिर आया आपका सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी या फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, आप इसको बोल सकते हैं। तो जब प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी का फेलियर हुआ था तो उसके बाद आया था सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी, जो कि 1940 में आई थी। इसके जो असम्पशन थी, ये क्या मानता था, सेलिंग कॉन्सेप्ट किस बारे में था, तो ये मानता था प्रोड्यूसिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, कि सिर्फ और सिर्फ बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस कीजिए। फाइंडिंग द बायर फॉर द प्रोडक्ट, आप ये कहता था कि मैनेजमेंट मेन टास्क इज टू कन्विंस द बायर थ्रू हाई प्रेशर टेक्टिक्स। तो यहाँ पे ये बोलता था कि आप अपने प्रोडक्ट को जो है एडवर्टीज करिए, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स यूज करिए, एडवर्टाइज करिए, रिलेशन पब्लिक रिलेशन होने चाहिए। तो ये सबको उसने इंपॉर्टेंस दी थी यहाँ पे, कि आप एटलीस्ट अपने प्रोडक्ट को बना तो लिया है, उसको एडवर्टाइज कीजिए, उसका सेल्स प्रमोशन कीजिए, उसकी पब्लिसिटी कीजिए, तभी तो प्रोडक्ट जो है सेल होगा, तभी तो कस्टमर्स को उसके बारे में पता चलेगा। कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। दैट वाज सेल्स ओरिएंटेड फिलॉसफी या फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर आया कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी, इसको बोला जाता था मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इट्स मीन्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर कस्टमर ओरिएंटेड, पहले कस्टमर की नीड्स वांट्स को पहचानिए, क्या उनकी नीड्स है, क्या वो चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाइए। दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिर कस्टमर ओरिएंटेड फिलॉसफी या फिर कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। ये आया था आपका 1990 में आया था। फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली दैट प्रोडक्ट इट डिजायर्ड बाय कंज्यूमर्स, सिर्फ वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कीजिए जो कस्टमर्स को नीड है, जो कस्टमर्स जो है चाहता है, जिससे कस्टमर की नीड सेटिस्फाइड हो जाए, सिर्फ वही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कीजिए। Management is to integrate all its activities to develop program to satisfy the consumer wants. Consumer की wants को satisfy करना एक मेन फोकस था इस जो है फिलॉसफी का। फिर आया आपका सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी या फिर सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट जो है 1970 और 1980 के बीच में आया। According to new concept, goes beyond understanding the consumer needs and matching products accordingly. अब customers की needs को भी satisfy करना था, ठीक है। तो सिर्फ वही products बनाना जो customers चाहता है, और जिससे जो है लॉन्ग टर्म गोल्स भी, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स होते हैं वो भी जो है उनके एक जो है जो भी एक कस्टमर चाहता है वो भी बनाओ, बट अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट को भी ध्यान में रखना है। फर्म शुड डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखना होता है। जब आप एक जो है प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप कस्टमर को भी सेटिस्फाई करने हैं और इस तरह के भी काम करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं। तो ये था आपका सोशल ओरिएंटेड फिलॉसफी, ठीक है। मतलब आप जो है एक कस्टमर है, देन यहाँ पे किया जाता है मार्केटिंग में रिसर्च करते हैं कि क्या कस्टमर की नीड्स है, देन आप करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, फिर प्रोडक्ट आता है, फिर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, देन सेल्स प्रमोशन करते हैं, देन सेल्स को प्रमोट करते हैं, यहाँ पे एडवर्टीज करते हैं, देन आप सेल्स कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो होलिस्टिक मार्केट कंसेप्ट जैसे कि ये सब चीजों को इंटीग्रेट कर देता है, ठीक है। ये 20th सेंचुरी में आया था। तो ये क्या करता है, कंपनीज नीड अ फ्रेश थिंकिंग अबाउट एज टू हाउ ऑपरेट एंड कंप्लीट द न्यू मार्केटिंग एनवायरनमेंट। उनको नई मार्केट एनवायरनमेंट में रहने के लिए कुछ नया करना था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करा। अब होलिस्टिक है तो मतलब इसमें सारी चीजों को फुलफिल किया जाएगा। अब होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या क्या जो है एसेंशियल जो पर्सपेक्टिव था इनका, वो क्या क्या था, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स थे नेमली। तो होलिस्टिक जो आपका कॉन्सेप्ट था उसमें मेनली फोकस किया गया था आपका 4 पिलर्स थे। यहाँ पे 4 पिलर्स पे फोकस किया गया। वो 4 पिलर्स कौन कौन से थे, लेकिन उन्होंने सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया कि जो एक हमें नीड होती है। तो सबसे पहले इसने रिलेशनशिप मार्केटिंग पे फोकस किया। रिलेशनशिप मार्केटिंग कि जितने भी हमारे जो
रिलेशनशिप होते हैं ना मार्केट में, लाइक आपके जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पार्टनरशिप रिलेशनशिप मार्केटिंग, इन सबको जो है ध्यान में रखना कि आपके रिलेशन आपके सप्लायर से कैसे हैं, कस्टमर से कैसे हैं, उनको कैसे बेटर भी बनाया जा सकता है, वो सब। तो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग में देखा गया। फिर आता है आपका इंटीग्रेटेड मार्केट। इंटीग्रेटेड मार्केट में क्या था? डिजाइन करना मार्केटिंग एक्टिविटीज को, असेंबल करना इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स। लाइक यहाँ पे भी 4 पिलर्स थे अलग से इंटीग्रेटेड मार्केट में, जैसे कि प्रोडक्ट, 4 पीस यहाँ पे आते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस एंड प्रमोशन। तो प्रोडक्ट में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट में आता है आपका प्रोडक्ट की वैरायटी कैसी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसा है और फीचर कैसे है, ठीक है। फिर आपका जो है आपका आता है प्राइस। प्राइस मिक्स में क्या आता है? आप किस प्राइस पे उसको सेल करेंगे, लिस्ट प्राइस आप रेडी करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, अलाउंसेस, कुछ अलग से फॉर्म्स ऑफ पेमेंट या फिर पेमेंट पीरियड, ये सब इनमें आता है, ठीक है। तो ये था होलिस्टिक कंसेप्ट, मतलब इसमें 2 कंसेप्ट और हैं। ये सब जो है आपके नेम से ही सजेस्ट होते हैं, लाइक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग, मतलब जहां पे आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी बनती है वो भी आप फुलफिल करते हैं, ठीक है। और इंटरनल मार्केट में आता है आपका इंटीग्रल पार्ट ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग, जैसे कि जिसमें कि आपका जो काम होता है हायरिंग करना, इस तरह के लोगों को हायर करना और ट्रेनिंग देना, फिर उनको मोटिवेट करना ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जो है कस्टमर सेटिस्फाइड हो, इस तरह के वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल, उनका जो है खुद का गोल होना चाहिए, इस तरह से जो है इसके बारे में बोला गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसको स्किप नहीं करना है। होलिस्टिक मार्केटिंग से, होलिस्टिक कंसेप्ट से जो है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर आता है प्रोडक्ट का डिसीजन, प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो 4 पीस इसमें आ जाता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है 4 पीस। तो आज के टाइम पे क्या है, 7 पीस आ गए, ये थे 7 पीस ऑफ सर्विस मार्केटिंग, ठीक है, सबके यही होते हैं। तो क्या क्या होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, हम सबको पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये 7 पीस है, ये किसके द्वारा गिवन है? तो ये फिलिप कोटलर ने जो है इनको दिया था, इंटीग्रेट कर दिया था इन सबको, 4 पीस को 3 पीस के साथ मिक्स कर दिया था, तो 7 पीस हो गए थे। तो ये किसने दिया था? गिवन बाय फिलिप कोटलर। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो 4 पीस थे वो किसने दिए थे? 4 पीस बनाए थे मैककेर्थी ने, 3 पीस बनाए थे ब्रूम बिटलर ने, 7 पीस बनाए थे फिलिप कोटलर ने, ठीक है। तो कई बार यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि फिलिप कोटलर, जो 7 पीस को इंटीग्रेट किया गया था वो किसने किया था? दैट इज फिलिप कोटलर। ठीक है। तो जब आप जो है ये देख लीजिएगा, प्रोडक्ट कहाँ है, ये रहा प्रोडक्ट, टोटल सर्विस प्रोडक्ट मतलब टोटल प्रोडक्ट, फिर उसमें कोर प्रोडक्ट आता है, सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, फैसिलिटेटिव सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज। कोर प्रोडक्ट या फिर कोर जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं कि जिसके लिए कस्टमर जो है एक प्रोडक्ट को परचेज करता है, उसके परचेज करने के पीछे जो बेसिक नीड्स होती है क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब देखना होता है। फिर प्राइस किस बेस पे आप सेट करते हैं? कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, मतलब डिमांड के बेस पे, अगर डिमांड ज्यादा है तो आप प्राइस ज्यादा कर सकते हैं, अगर डिमांड कम है तो प्राइस आप कम रख सकते हैं। ऑपरेशन बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, कंपटीशन के अकॉर्डिंग आप प्राइस को सेट करते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड, रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जब आप प्राइस को सेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो प्राइस के मैथड्स है, प्राइस के मैथड्स आपको लर्न करने हैं। प्राइसिंग पॉलिसीज या स्ट्रैटेजीज जो होती है वो आपको लर्न करनी है, ठीक है। फिर प्लेस भी आ जाता है। पीपल में कस्टमर, एम्प्लॉइज, सोशल इंटरेक्शंस, रोल्स एंड स्क्रिप्ट्स, रिलेशनशिप। फिजिकल एविडेंस में फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, यूनिफॉर्मिटी, केयर, फिक्स, सिग्निफोज और सिंबल्स। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जो है थोड़ा सा जो है प्राइसिंग की पॉलिसीज पे बात कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपसे जनरली पूछा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा प्राइसिंग को, आई होप जो है आप प्राइस को कर लेंगे, लेकिन प्राइसिंग की पॉलिसीज बहुत सारी होती है, किस किस बेस पे होती है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और 4 पीस में से आपको कोई भी सिंगल टॉपिक स्किप नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केटिंग बहुत वाइड है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि सारी चीजें यहीं पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी जाए, बट नहीं, मैं आपको ये बता दूंगी क्या चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको जो है एक टॉपिक भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो प्राइसिंग क्या होती है? तो प्राइसिंग पॉलिसीज जो है गाइड करती है फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, कि जैसा जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनाना, डेट इज प्राइसिंग पॉलिसीज। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड डिमांड। कॉस्ट एंड डिमांड अभी हमें पढ़ा है कि आप प्राइस सेट कर लेते हो जैसे आपकी कॉस्ट है, जैसे आपकी कॉस्ट है तो उसी में आप कुछ प्रॉफिट ऐड कर लेते हो, डेट इज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। फिर डिमांड बेस्ड प्राइसिंग, डिमांड हाई है तो कॉस्ट हाई रख सकते, जो आप प्राइस हाई रख सकते हो। अगर डिमांड कम है तो आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट एंड डिमांड हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लेवल जो है कितने टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट है, तो मीटिंग कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, अंडर द मार्केट पॉलिसी, अबाउट द मार्केट पॉलिसी, ठीक है। फिर आता है आपकी प्राइसिंग पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कि आप कितना उसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये ऑन द प्राइस पॉलिसी, ऑन द फ्लेक्सिबल प्राइसिंग पॉलिसी। फिर जियोग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप किस तरह से पॉलिसीज बनाते हैं, तो ये होता है यूनिफॉर्म डिलीवरिंग प्राइसेस, मतलब एक यूनिफॉर्म प्राइस में चाहे आप कहीं पे भी ले लो उस प्रोडक्ट को, हर जगह पे वो प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। फिर आता है आपका प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी। प्रोडक्शन, इट डजंट बियर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्स फैक्ट्री प्राइस, द बायर बियर्स ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बोथ फ्रीट एंड कार्टेज फ्रॉम द फैक्ट्री पॉइंट। तो ये FOR होता है, मतलब एक्स फैक्ट्री या फिर फ्री ऑन रेल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जोनल डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, बेस पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसीज, फ्रीट एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग पॉलिसी और होम डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसीज। और जो होम डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसीज है ये जनरली जो है पॉपुलरिटीज गेन करती है इन द सिटीज, शहरों में ये इस तरह की पॉलिसीज जो है अडॉप्ट की जाती है। इस पॉलिसीज में जो है डीलर कोट्स करता है प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिलीवरी द गुड्स एट डोर स्टेप ऑफ द कस्टमर, तो वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं होम डिलीवरी के, वी ऑल नो। तो यहाँ पे उस तरह की प्राइसिंग सेट करना कि अगर आप घर पे सामान दे के आओगे तो आप उसका क्या प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलिटी के बेस पे, लाइक स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी, पता है ना स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि सबसे पहले जो भी एक नया प्रोडक्ट होता है या कोई भी प्रोडक्ट होता है, पहले आप उसकी जो प्राइस है वो हाई रखते हैं, ठीक है, ताकि आप जो है जो मार्केट को भी गेन कर सके, मोनोपोली भी ले सके, और आपका जो है स्किम द क्रीम प्राइसिंग पॉलिसी भी इसको बोला जाता है, मतलब जो मार्केट की जो कस्टमर की क्रीम है वो आप जो है ऑलरेडी स्किम कर लेते हैं, ले लेते हैं उसको, तो हायर प्राइस चार्ज कर लेते हैं आप स्टार्टिंग में। फिर होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी मींस सबसे पहले आप जो है लोवेस्ट प्राइस रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, जब आप उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं, देन आप उसका प्राइस जो है हाई कर सकते हैं, बट पहले आप जो है कुछ टाइम तक उसका प्राइस जो है लो रखेंगे। फिर आता है प्राइस लाइनिंग पॉलिसीज, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है एक रीड ले लेना इसकी। यूनिट प्राइसिंग पॉलिसीज, बेट प्राइसिंग पॉलिसीज। बेट प्राइसिंग क्या होती है? 2 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन दिस पॉलिसी। तो बेट प्राइसिंग पॉलिसीज होता है लो प्राइस प्रोडक्ट्स एंड हाई प्राइस प्रोडक्ट्स। तो जब हम, कई बार आपको पता है कि जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमें 2 तरह के प्रोडक्ट दिखा दिए जाते हैं। कोई भी नया प्रोडक्ट होता है, हम कोई और प्रोडक्ट मानते हैं, बट हमें जो सेलर है वो कोई ये प्रोडक्ट दिखा देता है, कहता है कि सर इसकी जो प्राइस है ये 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज, इसकी हमें कुछ बेनिफिट बता देता है वो। फिर कहता है कि एक और प्रोडक्ट है ये 50 रुपीज का होता है, बट उसने क्या करा, उसने हमें इंड्यूस करा कि हम ये वाला प्रोडक्ट ले लें। जब उसने ये प्रोडक्ट दिखाया ना 50 रुपीज वाला, तो इसने हमें इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमियां बता दी। हम जनरली ये चीज देखते हैं, सेलर इस तरह की चीजें करता है। वो क्या करता है, हमें जो है शो तो कर देता है लो प्राइस का प्रोडक्ट। पहले वो 10 रुपए का प्रोडक्ट हमें दिखाएगा,
फिर ताकि हम उससे अट्रैक्ट हो जाए कि ये तो बहुत सस्ते में प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम इसको ले लेते हैं। बट फिर वो क्या करता है, जस्ट एक दूसरा प्रोडक्ट लेके आता है कि आप इसकी बजाय आप ये लेंगे तो और भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ये होता है बेट प्राइसिंग पॉलिसी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसीज, साइकोलॉजिकल बायर्स के मूड को देख के, बायर्स के माइंड को देख के, साइकोलॉजी को देख के वो प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर देता है। दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग पॉलिसी। ऑड प्राइसिंग पॉलिसी, ऑड प्राइसिंग पॉलिसी को हम जो है फेस करते हैं। हमें क्या कहता है, प्रोडक्ट का 100 प्राइस ना देके वो हमें क्या दे देता है, 99। दैट इज ऑड प्राइसिंग पॉलिसी। ताकि हम इससे अट्रैक्ट हो कि हम जो है, ये साइकोलॉजिकल होती है एक तरह से कि लोग सोचते हैं 100 का नहीं है 99 का है, तो वो सोचते हैं कि ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा, हम इसको ले लेते हैं। जैसे कोई चीज 6000 की ना देके 5990 में दे देते हैं 6000 की बजाय। ठीक है, ये होती है ऑड प्राइसिंग पॉलिसीज। तो प्राइसिंग पॉलिसीज बहुत सारी होती है, लाइक प्रेस्टीज प्राइसिंग पॉलिसी, कस्टमरी प्राइसिंग पॉलिसी, कैप्टिव प्राइसिंग पॉलिसी, लॉस लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, लीडर प्राइसिंग पॉलिसी, मोनोपोली प्राइसिंग पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटिंग ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी, सील बिड प्राइसिंग पॉलिसी। तो ये सारे जो है प्राइसिंग पॉलिसीज जो है आपको पता होने चाहिए, सभी प्राइसिंग पॉलिसीज। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं आपके प्राइसिंग डिसीजंस को। ठीक है, कुछ मेथड्स होते हैं जिनके बेस पे आप प्राइस को सेट करते हैं, लाइक कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, मतलब कॉस्ट में आप जो है कुछ प्लस कर देते हैं अपने प्रॉफिट को, तो उससे प्राइस निकल जाता है। मार्कअप प्राइसिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड ये होता है। अंडर दिस मेथड द फिक्स्ड कॉस्ट इज इग्नोर्ड एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड द बेसिस ऑफ एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट। कि जैसे जैसे एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट, जैसे जैसे आप नया प्रोडक्ट जो है बनाते हैं, उसमें जो एक प्रोडक्ट को बनाने में जो एडिशनल खर्चा आता है उसको ही ये जो है ऐड कर देते हैं कॉस्ट में, तो उसको बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड। ब्रेक इवन प्राइसिंग मेथड होता है जहां पे आपको नो प्रॉफिट होता है, नो लॉस की सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ तरह की जो है मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है प्राइसिंग के। फिर आ जाते हैं आपके लाइक चैनल्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर प्रोड्यूसर से डायरेक्ट आपका सामान जो है कंज्यूमर तक जा रहा है, दैट इज सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। जो हैवी गुड्स होती हैं जिनमें ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर होता है, तो वो जनरली जो है डायरेक्ट सेल की जाती है, प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर से ले लेते हैं। फिर आता है सेलिंग थ्रू रिटेलर्स, जब आपका जो है प्रोड्यूसर से रिटेलर तक जाता है, रिटेलर से कंज्यूमर तक जाता है, तो ये सेलिंग थ्रू रिटेलर्स होता है। फिर आता है सेलिंग थ्रू होलसेलर, उसमें कितने पार्टीज आती है, प्रोड्यूसर होता है, फिर होलसेलर होता है, रिटेलर एंड देन कंज्यूमर्स। ये देखिए 4 P's है मार्केटिंग के। तो 4 P's में जो प्रमोशन है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको भी स्किप नहीं करना है। प्रमोशन में लाइक आप किस तरह से प्रमोशन करते हैं, तो ये परसुएड करता है, रिमाइंड करता है, कराता है अपने कस्टमर्स को। तो ये एडवर्टीज करता है, ये पर्सनल सेलिंग करता है, सेल्स प्रमोशन करता है, पब्लिसिटी करता है, जिसके थ्रू ये जो क्या करते हैं, इससे ही जो है इनकी सेल्स को बढ़ावा मिलता है, इससे ही सेल्स इंड्यूस होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो एडवर्टाइज क्या होता है, जब आपको मास कम्युनिकेट करना होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, दिस इज अ पेड फॉर्म। सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जब आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए कुछ गिफ्ट्स दे देते हैं अपने कस्टमर्स को, सीजनल डिस्काउंट दे देते हैं, कुछ कॉन्टेस्ट जो है कराते हैं, कुछ गेम्स होते हैं। पब्लिसिटी होता है, आप सेमिनार, एनुअल रिपोर्ट या फिर कॉन्फ्रेंस कराते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को जो है उसके बारे में बताने के लिए। ठीक है, पब्लिसिटी करने के लिए उसकी। तो ये नॉन पेड फॉर्म होता है। तो यहां से कौन कौन से जो 4 P's में इंपॉर्टेंट है, आपका जो है प्राइसिंग की क्या पॉलिसीज हैं, क्या उसकी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो सारी स्ट्रैटेजीज, जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती है वो लर्न कर लेना। ठीक है, प्लीज हर एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज को देखना उसमें क्या क्या बोला गया है। फिर प्रोडक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस आते हैं, कौन से स्टेज पे कौन सी पॉलिसीज जो है अडॉप्ट की जाती है। फिर प्लेस, ठीक है, किस तरह से उसको जो है आप अरेंज कराते हैं। दिस इज
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, देन मेच्योर, देन डिक्लाइन। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं आपके प्राइसिंग के डिसीजन को। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है सेल्स प्रमोशन, ओनली मैक्सिमाइज सेल्स, ओनली मैक्सिमाइज सेल्स, एक होता है ऑब्जेक्टिव उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा, तो वो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज्यादा रखेगा, हायर रखेगा। तो यहाँ पे स्कीमिंग भी रख सकता है, स्कीमिंग भी स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट कर सकता है। बट अगर उसका जो फोकस है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी रख सकता है। ठीक है। उससे जो उसकी सेल्स होगी वो बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव्स के डिपेंड करता है कि वो किस तरह की जो डिसीजन लेगा। लीगल रेगुलेटरी इश्यूज, कंपटीशन को देखते हुए प्राइस को सेट करेगा। अगर ऑलरेडी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, तो जो कॉम्पिटिटर का प्राइस है एटलीस्ट या तो वो रखेगा या उसे कम में रखेगा, क्योंकि अगर ज्यादा में बेचेगा तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो कंपटीशन के प्राइस को देखते हुए उसको सेट करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट की प्राइस। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को देखते हुए कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसीज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है मार्केट में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर उसकी कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि जो कॉस्ट आती है उसी पे तो वो सेल नहीं कर सकता। अगर एक पेन को बनाने की 10 रुपए कॉस्ट आती है तो उसको 10 रुपए तो सेल नहीं कर सकता ऑब्वियसली। ठीक है। कुछ ना कुछ उसमें ऐड करेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन, तो जो भी ऐड करेगा वो उनको ऐड करके कॉस्ट में वो उसका प्राइस बन जाएगा। तो कॉस्ट को ध्यान में ही रखना है, क्योंकि आप कॉस्ट तो उसकी 10 रुपीज आ रही है, अगर आप उसका प्राइस 8 तो सेट नहीं कर सकते ना, लॉस में तो नहीं सेट करेंगे आप उसका प्राइस। तो हाउ टू अप्रोच प्राइसिंग पॉलिसीज, तो प्राइसिंग देखना कितने इंपॉर्टेंट है। इस कंपनी प्राइस टेकर फॉर प्रोडक्ट, क्या वो प्राइस टेकर है प्रोडक्ट के लिए। इस कंपनी प्राइस सेटर फॉर प्रोडक्ट, अगर प्राइस टेकर है तो एम्फेसाइज टारगेट प्राइसिंग अप्रोच। अगर वो प्राइस सेटर है, खुद वो प्राइस सेट करती है, तो एम्फेसाइज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। तो वो कॉस्ट में कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट का मार्जिन, प्रॉफिट का मार्जिन जो है जरूर सेट करती है। फिर प्रमोशन, देखिए प्रमोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइज, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सब पर्सनल सेलिंग। तो एक बार देख लेते हैं एडवर्टीज में क्या आता है। मीन्स टू एडवर्टाइज ए प्रोडक्ट, सर्विस और कंपनी विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन। जब आप एडवर्टाइज करते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं, टेलीविजन में अपना ऐड देते हैं, रेडियो में या फिर सोशल मीडिया पे। इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द कंपनी। ये जो है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, कंपनी के बारे में भी अवेयर करता है। एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस मास मीडिया लाइक ट्रेडिशनल मीडिया, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, टेलीविजन, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग या फिर डायरेक्ट मेल के थ्रू। फिर डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग जो है अलग से टॉपिक भी है आपका, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। इट इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग जहां पे ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली टू कस्टमर्स थ्रू ए वैरायटी ऑफ मीडियाज, जहां पे वो डायरेक्ट कस्टमर से बात कर सकता है। ठीक है। वो डायरेक्ट जो है टेक्स्ट मैसेज करता है, ईमेल कर देता है। आपने देखा होगा आपके पास कितनी ईमेल्स आती है प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो प्रोडक्ट्स का प्रमोशन होता है, बट वो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है कि वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं। जब वेबसाइट्स, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डाटाबेस मार्केटिंग, फ्लायर्स, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल लेटर्स, टारगेट टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एडवर्टीजमेंट एज वेल एज आउटडोर एडवर्टाइजिंग। Next are the sales promotion. It uses both media and non-media marketing communication for a predetermined limited time to increase customers' demand, stimulate marketing demand और improve product availability. फिर आता है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, depends on selling of product. Personal selling is a method where companies send their agents to customer to sell the product personally. आपने देखा होगा घर घर आके जो है कि ये प्रोडक्ट ले लीजिए, ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इसमें आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये इतने कम प्राइस का है। तो ये जो है पर्सनल सेलिंग होती है, जब आपके पास घर घर आके डायरेक्ट आपके आके जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे जो फीडबैक होता है वो इमीडिएट मिल जाता है। दे आल्सो बिल्ड ए ट्रस्ट विद द कस्टमर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पब्लिक रिलेशन, पीआर इसको बोला जाता है। इट इज द प्रैक्टिस of managing the spread of information between an individual or an organization like business, government agency or organization and the public. A successful जो peer campaign होता है can be really beneficial to brand of organization. तो public relation बनाना, तो ये सब जो है एक फॉर्म होता है प्रमोशन का। राइट। अब आता है बाइंग, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस या फिर कंज्यूमर बिहेवियर।
अब कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, मतलब कंज्यूमर के बिहेवियर को देखते हुए किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट को बनाना, दिस इज कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो कंज्यूमर को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए जब आप एक प्रोडक्ट को बना रहे हो कि क्या कंज्यूमर की नीड्स है, क्या वो एक्सपेक्ट करता है आपसे, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, ये सब चीजें, और किस किस फैक्टर से जो है वो इन्फ्लुएंस होता है, ये सब ध्यान में रखना होता है जब आप एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। क्या उसकी हैबिट है, किस तरह के जो है वो डिसीजन लेता है, क्या चीजें वो ध्यान में रखता है जब वो एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहा होता है, तो वो सारी चीजें जो है कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, ठीक है। इसमें जो है स्टेजेस होते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में। सबसे पहले वो एक आइडेंटिफाई ये प्रॉब्लम, एक कस्टमर होता है, एक नीड होती है उसकी जिसके बिना अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो रेस्टलेस फील करता है, तो आइडेंटिफाई करता है एक प्रॉब्लम को, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करता है, वो उस प्रोडक्ट के बारे में पूछता है सबसे, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, जो भी उसके आसपास लोग होते हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में पूछता है, इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कौन से प्रोडक्ट को परचेज करे या ना करे, फिर वो अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करता है। देन परचेज डिसीजन लेता है, अगर उसको जो है वो फर्स्ट टाइम परचेज कर रहा है, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो वो फिर से क्या करेगा, रीपरचेज करेगा। फिर आता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, परचेज करने के बाद इवैल्यूएट क्या करता है, अगर उसको अच्छा लगा, अगर उसकी जो नीड्स थी वो सेटिस्फाइड होती है तो वो अगेन जो है परचेज करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो है कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की जो भी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट को, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो ये स्टेजेस होते हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस कि कस्टमर किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले क्या क्या उसके माइंड में चीजें आती है। तो पहले वो आइडेंटिफाई करता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, तो ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बिहेवियर का। तो आइडेंटिफाई करता है पहले प्रॉब्लम को, देन इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। तो कई बार लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आता है इंफॉर्मेशन सर्च कौन सा जो है किससे पहले आता है, या इंफॉर्मेशन सर्च के बाद कौन सी जो है स्टेज आती है, ठीक है। देन इवैल्यूएशन आता है, देन परचेज डिसीजन, देन पोस्ट परचेज डिसीजन। तो यहाँ पे जो है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को भी पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके हर बार बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है, यहाँ से पढ़ लेना, प्लस इसको नोट कर लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं वो भी आपको करनी है। तो एक बार सिलेबस पे आ जाते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या कवर किया है, क्योंकि देखिए अपने आप में इतना वाइड है तो मुझे भी खुद ये समझ नहीं आता कि मैं आपको कौन सी चीजें करा दूँ, कौन सी स्किप करा दूं, क्योंकि हर एक चीज तो इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तो यहाँ पे ये जब आपको ये पता चल जाता है कि प्रमोशन डिसीजन मैम ने बताया कि इंपॉर्टेंट है, तो जो जो इसमें पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे है ना, लाइक प्रमोशन के मेथड्स, लाइक एडवर्टीजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, इनके पूरे चीजों को पढ़ दीजिए कि सेल्स प्रमोशन में कौन कौन से और टूल्स आते हैं, कौन कौन से मेथड्स आते हैं, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो नहीं करा सकती ना आपको सब कुछ, राइट। तो यहाँ पे जो है अब ये टाइम है जहाँ पे आपको ये पता है कि हाँ ये पर्टिकुलर टॉपिक जहां से भी मुझे मिल रहा है, जो भी आपके पास बुक्स है पढ़ने के लिए, जो भी आपके पास नोट्स है, इस सेल्स प्रमोशन को पूरा कर दीजिए। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि इस पर्टिकुलर वीडियो में सेल्स प्रमोशन करा दिया जाए, ठीक है, ये टूल्स टेक्निक्स ये सब करा दिया जाए, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी ये टॉपिक प्राइसिंग के जो फैक्टर्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज देखिए मैंने करा दी है जितनी इंपॉर्टेंट थी, और भी कुछ होती हैं तो आप कर लीजिए, और स्ट्रैटेजीज कौन कौन से स्ट्रैटेजीज होती हैं, तो स्ट्रैटेजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट के डिजाइन में यहाँ पे जो है प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट का मिक्स डिसीजन, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से जो है स्टेजेस आते हैं, कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, यहाँ पे वो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, राइट। और आता है फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था, तो हो सकता है इस बार पैकेजिंग या फिर लेबलिंग से बन जाए, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अगर जो है
मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट अगर आपका जो है कस्टमर तक जा रहा है तो ये कितने चैनल का होता है, कौन सा चैनल्स को बोला जाता है, ये सब कंज्यूमर बिहेवियर यहाँ पे कुछ डिस्कस हो चुका है। बट इसमें जो है आपको क्या करना है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर, इसमें कुछ मॉडल्स भी है, मुझे अभी याद आ गया, इसमें कुछ मॉडल्स भी हैं, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। लाइक साइको एनालिटिकल, लर्निंग मॉडल, ये सब करने हैं आपको। सर्विस मार्केटिंग भी पढ़ लेना, ट्रेंड्स क्या है, सोशल ऑनलाइन मार्केटिंग से आ जाता है, ई मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग से आ जाता है, और सीआरएम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इनबाउंड लॉजिस्टिक आता है, आउटबाउंड लॉजिस्टिक आता है। इसमें से भी लास्ट टाइम क्वेश्चन बना था, तो कई बार होता है कि एक टॉपिक वो पकड़ लेते हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन से वो वहां से दे देते हैं, क्योंकि अगर आपको एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ही पता है पूरा, तो आप उसमें से जितने भी क्वेश्चन बन जाए वो सारे आप टैकल कर लेंगे, राइट। तो यहां से जो है ग्रीन मार्केटिंग, सीआरएम के कुछ मॉडल्स होते हैं, वो नहीं छोड़ने हैं आपको, स्किप नहीं करने हैं आपको। मिशेल पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजीज है, वहां से भी क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम। तो एक बार जो है सीआरएम देख लेते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कस्टमर पे फोकस करता है। अप्रोचेस टू बिल्डिंग एंड सस्टेनिंग लॉन्ग टर्म बिजनेस विद कस्टमर, कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चले, उसके लिए आप फोकस करते हैं। टू फाइंड, अट्रैक्ट एंड विन न्यू क्लाइंट्स, आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि कौन कौन से हमारे जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हो सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। आप उनको जो है अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट से, फिर आप उनको विन कर लेते हैं, जीत लेते हैं, आप अपनी जो है सक्सेस हो जाते हैं, जो भी आप जो है उनको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी करते हैं एक्टिविटीज, ठीक है। तो कस्टमर की लाइफ साइकिल क्या होती है, कस्टमर की लाइफ साइकिल में आप क्या करते हैं, पहले आप सिलेक्ट करते हैं, ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट करते हैं आप, सिलेक्ट, देन आप एक्वायर करते हैं, देन आप रिटेन करते हैं, एंड देन आप एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो है आपकी कस्टमर की लाइफ साइकिल होती है। अब कस्टमर एक्सटेंशन की क्या टेक्निक्स होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। सीआरएम की क्या टेक्निक्स होती है, तो रीसेल, आप अपने प्रोडक्ट को रीसेल कर रहे हैं। क्रॉस सेल में मतलब आप अपने प्रोडक्ट के साथ जो है कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं, दैट इज क्रॉस सेल। अपसेल, सेलिंग एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, अपसेल होता है कि आप अपने कस्टमर को जो है कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी दे देते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, उनकी अपसेल दे देते हैं। या फिर रीएक्टिवेशन और फिर रेफरेंस। तो मार्केटिंग एप्लीकेशन ऑफ सीआरएम। अब सीआरएम क्यों एप्लीकेबल होता है, कहां पे एप्लीकेबल होता है, तो ये सेल्स फॉर ऑटोमेशन, कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के लिए, मैनेजिंग सेल्स प्रोसेस को मैनेज करने के लिए, कैंपेन मैनेजमेंट और एनालिसिस के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सीआरएम के, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग के, हमें पता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तभी हम सीआरएम करते हैं। तो इंक्रीज क्रॉस सेलिंग पॉसिबिलिटीज, क्रॉस सेलिंग की पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए हम अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। क्रॉस सेलिंग मैंने क्या बताया, क्रॉस सेलिंग मतलब जब आप एडिशनल प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं, ठीक है। एक कस्टमर आया तो आपने ये बताया कि ये नया प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका वो लॉयल कस्टमर्स भी है और आप उसको जो है अच्छे से सेटिस्फाइड भी कर पाते हैं। तो फिर आपने क्या करा, आपने उसको एक नया प्रोडक्ट बताया कि ये नया प्रोडक्ट आया है, फिर आप उसको क्या कर देते हैं, आप उस प्रोडक्ट को भी सेल कर देते हैं किसी न किसी तरह। ये होता है क्रॉस सेल। तो कस्टमर से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए ये क्यों करते हैं, ताकि आप क्रॉस सेलिंग कर सके, नए प्रोडक्ट को भी सेल कर सके। बेटर लीड मैनेजमेंट, बेटर कस्टमर रिस्पॉन्स, इंप्रूव्ड कस्टमर लॉयल्टी, आप उनसे अच्छे फीडबैक लेने के लिए ये सब आप करते हैं सीआरएम, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चंस यहाँ से बना था, ठीक है। आई होप ये जो टॉपिक कराए गए हैं ये आपको हेल्प करेंगे। और अगर हेल्प मतलब ये कि आज आप क्या करेंगे, जो भी आपका टारगेट है, जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं वो यहाँ से आप जो है अपनी एंड से कंप्लीट कर लेंगे। जो भी टाइप्स बताए गए हैं, कोई भी स्ट्रेटजीज बताई गई है, कोई भी मॉडल्स बताए गए हैं, तो इस पर्टिकुलर यूनिट से मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कंज्यूमर बिहेवियर में मॉडल्स है, मिशेल पोर्टर जेनिक स्ट्रैटेजीज है, तो जब आप इसको खुद से सर्च करेंगे तो आपको बेटर याद रहेगा एग्जाम तक, ठीक है। आई होप ये आज आपको क्लियर हो गया होगा। और जो भी इस पर्टिकुलर यूनिट को बहुत अच्छे से कर लेगा तो उसका जो होता है कि जो स्कोप है वो बढ़ जाता है जेआरएफ के लिए, ठीक है। तो आज इस यूनिट को जो है आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए।
कोई भी कुछ सिंगल टॉपिक भी इसमें से नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैसे आप एक टॉपिक उठा लीजिए, प्रमोशन का उठा रहे हैं, फिर उसमें से एडवर्टीज का उठा रहे हैं, तो एडवर्टीजमेंट की अलग से जो है चैप्टर्स पढ़िए जिसमें पूरा एडवर्टीजमेंट दे रखा हो। फिर आप सेल्स प्रमोशन पढ़ रहे हैं तो सेल्स प्रमोशन की सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़नी है, सेल्स प्रमोशन का आपको ये पढ़ना है कि आगे और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है, पूरा चैप्टर पढ़िए उसमें से, ठीक है। सो ये कंप्लीट यूनिट है और यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं करना है। अब फिर से मैं बोलूँगी, और जो भी आपके फीडबैक है, जैसे भी आपको यूनिट अच्छी लगी या फिर जो भी सजेशंस है या कोई क्वेरीज है या आपकी कोई क्वेश्चंस है जो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड पूछने हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।